अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया की 27वीं किस्त तूफानी दरिया का पहला हिस्सा। दिन चढ़ाया, सुबह की रोशनी चारों तरफ जंगल में फैल गई। दरख्तों पर चिड़ियां चहचहाने लगी। स्वांग, अंबर और नाग उठकर सफर की तैयारी करने लगे। उन्होंने कंबल लपेटकर घोड़ों पर बांधे और सवार होकर चीन के दारुल हुकूमत कैथे की जानिब रवाना हो गए। मारिया भी इस अरसे में मुंह हाथ धोकर तैयार हो चुकी थी। नाग ने उसे चोरी छुपे नाश्ता करवा दिया था। ये काफिला एक बार फिर अपनी मंजिल की सिमत रवां दवा था। ये काफिला इसी तरह सफर करता रहा। दिन आता गुजर जाता। रात को ये लोग किसी जगह आराम करते और अगले दिन फिर अपना लंबा सफर शुरू कर देते। वो बड़ी बर्क रफ्तारी से सफर कर रहे थे। यही वजह थी कि छठे रोज दोपहर से जरा पहले उन्हें दूर से कैथे शहर की फसील दिखाई देने लगी। शहर की दीवार को दूर से देखकर वो बड़े खुश हुए। स्वांग पुजारी ने कहा, देवताओं का शुक्र है कि आखिर हम अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए। अंबर बोला, अगर हम सुबह से शाम तक सफर ना करते तो हम इतनी जल्दी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते थे। नाग ने पूछा, स्वांग भाई, हमें शहर में पहुंचकर कहाँ क़याम करना होगा? क्या शहर में कोई ऐसी खुफिया जगह है जहां हमारी किसी को खबर ना हो? स्वांग ने मुस्कुराकर कहा, नाग भाई, क्या तुम्हें इतना भी मालूम नहीं कि हमारे गोरीले शहरों और गाँव में जगह जगह काम कर रहे हैं? अगर अर्जंग यहाँ नहीं तो क्या हुआ, कई अर्जंग इस शहर में मौजूद हैं। अंबर ने झटका, वो तो हमें अच्छी तरह मालूम है कि हमारे सरदार की ताकत के आगे किसी की ताकत नहीं। हमारे बहादुर मंगोल गोरीलों ने चीन में साजिश का जाल बिछा रखा है, लेकिन हमें ये खबर नहीं कि अर्जंग के बाद उसका फर्ज शहर में कौन अदा कर रहा है। नाग ने स्वांग को फुलाते हुए कहा, अंबर भाई, इसकी खबर तो सिवाय स्वांग भाई के किसी और को नहीं हो सकती। हम ठहरे छोटे छोटे जासूस, और स्वांग भाई तो बड़ा जासूस है। ये तो इसे ही मालूम होगा कि शहर में अर्जंग के बाद कौन काम कर रहा है और हम किसके यहाँ जाकर उतरेंगे। स्वांग पुजारी अपनी तारीफ सुनकर फूल गया था। वो मूंछों पर हाथ फेरकर बोला, इसमें क्या शक है कि मैं तुम दोनों से बड़ा जासूस हूँ, और सिवाय मेरे इस इलाके में और कोई नहीं जानता कि अर्जंग की मौत के बाद कौन सा गोरीला काम कर रहा है। बहरहाल तुम चूंकि अपने ही जासूस हो, इसलिए तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं। सुनो, इस शहर के बाहर एक बस्ती है जो पुराने जौहर के किनारे आबाद है। उस बस्ती में भैंसे ज़बा करने वाले कसाब रहते हैं। हमारा चालाक और मक्कार गोरीला गंडप इसी बस्ती में कसाब बनकर रहता है। उसका काम शहर में फौज की तादाद को मालूम करते रहना है। वैसे वो कसाबों की दलाली करता है और उसी पर गुजर बसर करता है, लेकिन उसे शाही महल के एक एक सिपाही और चौकीदार के बारे में पूरी मालूमात का इल्म है। हम उसी जासूस गंडप के घर जा रहे हैं। नाग बोला, देवता हमारे सरदार को कामयाब करें। गंडक का नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। अंबर ने झट गिरा लगाई, मैं भी गंडप का नाम आज ही सुन रहा हूँ। स्वांग पुजारी ने बड़ी शान से गर्दन अकड़ा कर कहा, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मैं तुम दोनों से बड़ा जासूस हूँ। सरदार मुझ पर ज्यादा भरोसा करता है, इसलिए तुम दोनों को मेरी मदद के लिए यहाँ भेजा गया। अब तुम समझ गए ना? अंबर और नाग ने कहा, क्यों नहीं, हम तो आपके शागिर्द हैं। आप हमारे उस्ताद और मालिक हैं। स्वांग अपनी तारीफ सुन सुनकर फूल कर कुप्पा हो गया। वो अब शहर के बाहर के इलाके में दाखिल हो चुके थे। यहाँ जगह जगह दूर दूर मकान बने हुए थे। ये मकान कच्चे पक्के और उनके बाहर गंदे मंदे बच्चे मट्टी में खेल रहे थे। स्वांग ने कहा, वो सामने जो बस्ती नजर आ रही है, यही वो बस्ती है जहाँ हमारे जासूस गंडप का मकान है। हम उस बस्ती में जा रहे हैं। ये बस्ती एक गंदे जौहर के किनारे पर आबाद थी और बड़ी गलीज थी। सफाई का वहाँ कोई बंदोबस्त नहीं था। घरों में से गंदे पानी की नालियाँ जगह जगह से निकलकर जौहर में गिर रही थी। मकानों के बाहर भैंसों की खालें सुखाने के लिए डाल रखी थी, जिनकी बू चारों तरफ फैली हुई थी। अंबर ने कहा, ये तो बड़ी गंदी बस्ती है। स्वांग बोला, गोरीनों को हर जगह बस्ती में रहना पड़ता है, यहाँ तक कि अगर हमारा सरदार मुझे हुक्म दे तो मैं इस गंदे जौहर में भी रह सकता हूँ। नाग बोला, क्यों नहीं? सरदार हमें हुक्म दे तो मैं इस जौहर में छलांग लगाकर खुदकुशी कर सकता हूँ। स्वांग ने कहा, शाबाश, एक वफादार जासूस और गोरीले का यही काम है कि वो अपने सरदार के हर हुक्म के सामने सर झुका दे और कभी जरूरत पड़े तो अपना सर भी कटा दे। अंबर ने झट कहा, जैसा कि वर्षा ने अपनी जान देकर साबित किया कि वो एक सच्ची जासूस और मंगोल कौम की बहादुर बेटी है। उसने जब देखा कि शाही सिपाही उसे पकड़ लेंगे तो उसने झट जहर खाकर खुदकुशी कर ली और खुद मर गई, मगर अपने आप को दुश्मन के हवाले ना किया। स्वांग ने कहा, सरदार ने वर्षा के बच्चों को अपने खेमे में बुलाकर ऐलान कर दिया था कि वो अब वर्षा के नहीं सरदार के बच्चे हैं। वो शाही खेमे में शहजादों की तरह रहेंगे। जब सरदार ऐसा कदरदान हो तो फिर कौम क्यों ना उसके हुक्म पर अपनी जान कुर्बान करे। नाग कहने लगा, हम सरदार को सलाम करते हैं, मंगोल कौम की अजमत को सलाम करते हैं। स्वांग ने कहा, खामोश हो जाओ, हम बस्ती में दाखिल हो चुके हैं।
शाही दरबार के जासूस भी यहाँ चप्पे चप्पे पर काम कर रहे हैं। हमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। नाग ने सरगोशी में पूछा, गंडब का घर कहाँ है? स्वांग ने एक मकान की तरफ इशारा करके कहा, वो सामने वाला गंडब का मकान है। गंडब का मकान एक मंजिला और कच्चा था। बाहर सैन में भैंस की खालें सूख रही थीं। खुरली में जानवरों का कटा हुआ चारा पड़ा था। 2 आदमी जमीन पर चटाई बिछाए बैठे थे। स्वांग वगैरह और नाग को लेकर सहन में आ गया और घोड़े से उतरकर कहने लगा, देवताओं की आप लोगों पर रहमत हो, ये बताओ कि गंडब कहाँ है? हम उससे भैंसों का सौदा करने दूर से आए हैं। वो लोग भी भैंसों के आड़ती थे और गंडब के पास सौदा करने आए थे। उनमें से एक ने कहा, देवता आप पर भी मेहरबान हो, गंडब मकान के अंदर हमारे लिए दूध लेने गया, आप यहाँ बैठ जाएं। शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। स्वांग ने अंबर और नाग को चटाई पर बैठने का इशारा किया। तीनों चटाई पर बैठ गए। पहले वाले आरती ने स्वांग से पूछा, आप लोग किस शहर से आए हैं? स्वांग ने झूठ बोलते हुए कहा, हम शकालम गांव से आए हैं, जो यहाँ से 2 दिन के सफ़र पर है। हम वहाँ भैंसों की आड़त करते हैं। बड़े त्यौहार के लिए जानवर खरीदने थे। हमने सोचा कि चलकर गंडब से बात करते हैं। आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? दूसरा आड़ती बोला, हम यहाँ से दूर एक गांव से आए हैं। हम तो हमेशा गंडब ही से सौदा करते हैं। एक तो इसके जानवर बड़े सेहतमंद होते हैं, दूसरा ये बड़ा ईमानदार आड़ती है, कभी नाजायज़ कीमत वसूल नहीं करता, खुश इखलाक और दयानतदार व्यापारी है। इससे हमारी और क्या चाहिए? अंबर ने कहा, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। इतने में मकान का दरवाज़ा खुला और गंडब दूध की बाल्टी और लकड़ी का गिलास हाथ में नमोदार हुआ। उसने स्वांग को देखा तो वहीं एक लम्हे के लिए ठिठक गया। फिर मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बोला, कहिए जनाब, त्यौहार के लिए जानवर लेने आए होंगे आप? स्वांग बोला, जी हाँ भाई गंडब, हम तो त्यौहार हो या ना हो हमेशा तुमसे सौदा लेते हैं, तुम तो जानते हो। गंडब गिलास में दूध डालकर मेहमानों को पेश करते हुए बोला, क्यों नहीं, तुम लोग मेरे खास व्यापारियों में से हो। अच्छा, अंदर आकर अपने जानवर देख लो। बहुत बेहतर। स्वांग अंबर और नाग को बैठने का इशारा करके खुद गंडब के साथ मकान के पिछवाड़े तवेले में चला गया। यहाँ भैंसें वगैरह बंदी जुगाली कर रही थी। यहाँ आकर गंडब ने तेज निगाहों से स्वांग को देखते हुए पूछा, ये तुम्हारे साथ कौन लोग हैं? अगर इन्हें कत्ल करना हो तो मुझे बताओ, मैं अभी इनका काम तमाम किए देता हूँ। स्वांग ने कहा, नहीं, ये अपने आदमी है। सरदार ने इन्हें मेरी मदद के लिए भेजा है। अर्जंग की नाकामी के बाद हम वलीअहद को कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसीलिए इन मददगार जासूस गोरीलों के साथ यहाँ आया हूँ। तुम ये बताओ कि शाही महल का क्या हाल है? अर्जंग की मौत के बाद वलीअहद शहजादे की हिफाजत किस किस तरीके से की जाती है? गंडब कहने लगा, कल तक तो ये हाल था कि शहजादे को मलका अपने साथ सुलाती है और उसकी ख्वाबगाह के बाहर 50-50 तलवारें हाथ में लिए दिन रात पहरा देते रहते हैं। मेरी एक जासूस औरत जो शाही हरमसरा में दूध पहुंचाती है, अभी शाम को आ रही होगी। उससे ताज़ा तरीन इतला मिल जाती हैं। उनकी रोशनी में तुम अपनी साजिश तैयार कर सकते हो। स्वांग ने पूछा, क्या वो औरत काबिल एतबार है? गंडब ने छुरा उठाकर जमीन पर मारते हुए कहा, स्वांग, तुम गंडब को क्या समझते हो? मैं कच्ची गोलियां कभी नहीं खेला। औरत और मर्द की चाल देखकर पहचान जाता हूँ कि ये कौन है और किसका आदमी है। मेरी जासूस औरत खास मंगोल कबीले की है। इस मुल्क के सिपाहियों के हाथों अपने 2 बच्चे ज़बह करवा बैठी है। वो वलीअहद शहजादे की देखभाल करने पर मुलाजिम है। स्वांग ने कहा, इससे तो हम बड़ा काम ले सकते हैं। ठीक है, वो शाम तक आ जाएगी। वो हमेशा अंधेरा होने के बाद यहाँ आती है और फिर मुझे महल की खबरें देकर वापस इन्हीं कदमों पर चली जाती है। मैं उससे ज़रूर मिलूंगा। ज़रूर मिलना, मगर इस वक्त यहाँ से चलो। इन आड़तियों को ख्वामखा कहीं शक ना हो जाए कि हम छुप कर क्या बातें कर रहे हैं। चलो आओ। गंडब ने जल्दी जल्दी पहले आड़तियों को फारिग किया। उनके जाते ही स्वांग ने गंडब को अंबर और नाग से मिलवाया। गंडब ने दूर दरख्तों के नीचे बंधे हुए घोड़ों को देखकर कहा, तुम लोग 3 हो, मगर ये चौथा घोड़ा किसका है? अंबर, नाग और स्वांग ने चौंक कर इधर उधर देखा। वाकई वहाँ चौथा सफ़ेद रंग का घोड़ा भी खड़ा था। बात दरअसल ये हुई कि मारिया घोड़े पर बैठकर सफ़र करते करते थक गई और सोना चाहती थी, मगर वहाँ सोने की किसी को इजाज़त नहीं थी। मारिया को नींद ने बेहोश सा कर दिया। उसने आओ देखा ना ताओ झट घोड़े पर से उतरकर घास पर चित लेट गई। उसके घोड़े से उतरते ही घोड़ा जाहिर हो गया। स्वांग ने कहा, ये घोड़ा हमारा नहीं, हमारे घोड़े तो बादामी रंग के हैं। ये घोड़ा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। क्या यह तुम्हारे किसी व्यापारी का घोड़ा तो नहीं? गंडब बोला, हरगिज़ नहीं। मेरे व्यापारी तो अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर जा भी चुके हैं। ठहरो, मैं मालूम करता हूँ ये घोड़ा किसका है। इधर ये कुछ हो रहा था, उधर मारिया बड़े इत्मीनान से घाट पर लेटी सो रही थी। उसे कोई खबर नहीं थी कि उसके घोड़े की जासूसी करने के लिए गंडब, स्वांग और अंबर वगैरह उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। घोड़े के करीब पहुंचकर अंबर ने ऊंची आवाज़ में बातें करनी शुरू कर दी ताकि उसकी बातों की आवाज़ मारिया तक पहुंचे और अगर वो नज़दीक है तो होशियार हो जाए। मारिया ने अंबर की आवाज़ सुन ली थी और वो चौकस होकर दूर हटकर खड़ी हो गई। अब उसे अफसोस हो रहा था कि वो घोड़े से क्यों उतर पड़ी, और अगर उसे घोड़े से उतरना ही था तो कम से कम घोड़े को किसी ऐसी जगह खड़ा करती जहां वो छुप जाता। मगर अब घोड़ा जाहिर हो गया था और गंडब वगैरह उसके करीब आकर उसे गौर से देख रहे थे। गंडब और स्वांग ने घोड़े पर बंधे हुए कंबलों को देखकर कहा, यह तो किसी मुसाफिर का मालूम होता है जो दूर से सफ़र करता यहाँ तक आया है।
गंडप ने शक की निगाह डालकर कहा, कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि शाही जासूस तुम्हारा पीछा करता खानकाह से यहाँ तक पहुँच गया हो? स्वांग ने कहा, ऐसा हो सकता है। नाग ने झट कहा, लेकिन उस्ताद, अगर जासूस होता तो उसे क्या जरूरत थी कि वो यहाँ सबके सामने घोड़ा बांधकर कहीं चला जाता? वो तो घोड़े को छुपा कर रखता। अंबर ने नाग की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, नाग का ख्याल ठीक है मालूम होता है, जासूस को तो बड़ा होशियार होना चाहिए। उसकी कोशिश तो होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी नज़रों से दूर रहता, फिर उसे यहाँ सबके सामने घोड़ा बांधने की क्या ज़रूरत थी? गंडप बोला, बात तो ठीक मालूम होती है, अब सवाल ये है कि ये घोड़ा किस मुसाफिर का है? वो मुसाफिर कहाँ है जो इस घोड़े पर दूर से सफ़र करता चला आ रहा है? स्वांग ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। वो ज़रूर यहीं कहीं होगा, हमें उसको तलाश करना होगा। मुझे अब भी शुबा है कि ये ज़रूर किसी जासूस का घोड़ा है जो हमारा पीछा कर रहा है। गंडप कहने लगा, मेरी राय में हमें एक तरफ छुप कर देखना चाहिए कि इस घोड़े को खोलने कौन आता है। स्वांग बोला, हाँ ये तजवीज़ बड़ी माकूल है, हमें फ़ौरन इर्द गिर्द की झाड़ियों में छुप जाना चाहिए। वो सब करीबी झाड़ियों में छुप गए। अंबर और नाग को भी मजबूरन उनके साथ ही झाड़ियों में छुप जाना पड़ा। उधर मारिया एक तरफ खड़ी उस घड़ी का इंतजार कर रही थी। वो सोच रही थी कि ये लोग परे हों तो वो झट घोड़े पर सवार होकर उसे गायब कर दे और दूर चली जाए। चुनाचे उसने ऐसा ही किया। स्वांग, गंडप, अंबर और नाग के झाड़ियों में छुपते ही वो मुस्कुराती दरख्तों के पीछे से निकली। बड़े आराम से चलकर घोड़े के पास आई। गंडप और स्वांग वगैरह बड़े गौर से घोड़े को देख रहे थे, मगर उन्हें सिवाय घोड़े के और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए कि मारिया गायब थी और वो मारिया को नहीं देख सकते थे। मारिया आगे बढ़कर रकाब पर पांव रखकर घोड़े पर सवार हो गई। उसका घोड़े पर सवार होना था कि घोड़ा भी उसी के साथ एकदम गायब हो गया। उधर घोड़ा गायब हुआ, उधर स्वांग और गंडप की आंखों को मलना शुरू कर दिया। गंडप का तो सर चकराने लगा। स्वांग, जो कुछ मैंने देखा क्या तुमने भी देखा है? ये घोड़ा एकदम से कहाँ गायब हो गया? ये घोड़ा था या कोई भूत प्रेत था? अंबर ने कहा, मैं भी हैरान हूं कि यकायक घोड़ा कहाँ गायब हो गया। नाग ने भी बनावटी हैरानी से कहा, यह जरूर कोई भूत था। स्वांग गहरी सोच में डूब गया। उसने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, गंडप, हमारा ताकुब किया जा रहा है। क्या मतलब? गंडप ने ताज्जुब से पूछा, हमारा पीछा कौन रख रहा है? स्वांग बोला, जो इस घोड़े पर सवार है। अंबर और नाग चौंक उठे। तो क्या स्वांग को मारिया के बारे में मालूम था? गंडप सर पर हाथ रखकर बोला, मैं समझ नहीं सका, तुम क्या कहना चाहते हो? खुलकर बयान करो कि असल बात क्या है। कौन हमारा पीछा कर रहा है और घोड़े पर कौन बैठा है जो दिखाई नहीं देता, जिसने घोड़े को भी अपने साथ ही गायब कर दिया? स्वांग पुजारी ने कहा, गंडप, मेरी बात गौर से सुनो। अर्जंग ने एक बार मुझसे कहा था कि एक गैबी चुड़ैल जो कि शाही खानदान की ज़बरदस्त हमदर्द है, हमारा अक्सर पीछा करती है और हमें हर मुमकिन नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती रहती है। एक बार उस गैबी चुड़ैल की मुझसे भी टक्कर हो गई थी। फिर मैंने एक ज़बरदस्त चाल चली और अर्जंग के साथ मिलकर इस गैबी चुड़ैल को खानकाह से कुछ फासले पर एक अंधे कुएं में गिराकर ऊपर से छत डाल दी। हमसे ये गलती हो गई कि हमने कुएं में आग नहीं लगाई। हमारा ख्याल था कि गैबी औरत अपने आप दम घुटने से मर जाएगी, मगर ऐसा ना हुआ। एक रोज़ मैं जंगल में गया तो कुएं की छत खुली थी और अर्जंग की लाश कुएं से बाहर पड़ी थी। मेरा ख्याल है कि एक कारस्तानी सांप की है, मगर अब मालूम हुआ कि ये सब कुछ इस गैबी औरत ने किया था। इसने किसी तरीके से कुएं से निकलकर अर्जंग को हिलाक कर दिया था और खुद फरार हो गई थी। वो खानकाह से इस सफ़ेद घोड़े पर सवार हमारा पीछा करती चली आ रही है। वो घोड़े पर से उतरकर करीबी कहीं गई होगी। हमें घोड़ा नज़र आ गया है, क्योंकि जब वो घोड़े पर सवार होती है तो घोड़ा नज़र नहीं आता और जब उतर पड़ती है तो घोड़ा ज़ाहिर हो जाता है। वो कहीं करीबी बैठी हमारी बातें सुन रही थी। हमारे दूर होते हुए घोड़े पर सवार हो गई और घोड़ा गायब हो गया। कोई मालूम नहीं कि वो इस वक्त भी हमारे कहीं आसपास ही खड़ी हो, हमारी बातें सुन रही हो, इसलिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। गंडप परेशान सा होकर बोला, स्वांग, तुम सच कह रही हो क्या? मुझे तो ये कोई जादू की कहानी मालूम होती है। मैं सच कह रहा हूँ गंडप, स्वांग ने इत्मीनान के साथ कहा। तुमने अपनी आंखों से घोड़े को गायब होते देखा है, फिर भी तुम यकीन नहीं कर रहे हो। आओ, हम लोगों का यहाँ ठहरना खतरनाक बात है। जो चुड़ैल किसी वक्त हम पर हमला कर सकती है। अंबर ने भी हाँ में हाँ मिला दी। हाँ गंडप भाई, स्वांग ठीक कहता है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद घोड़े को गायब होते देखा है, फिर भी तुम यकीन नहीं कर रहे। हम लोगों का यहाँ ठहरना खतरनाक बात होगी। वो चुड़ैल किसी भी वक्त हम पर हमला कर सकती है। अंबर ने भी हाँ में हाँ मिला दी। हाँ गंडप भाई, स्वांग ठीक कहता है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद घोड़े को गायब होते मैंने भी देखा है। स्वांग, अंबर, नाग और गंडप जल्दी से मकान के अंदर चले गए। स्वांग ने मकान के दरवाजे को सिर्फ इतना ही खोला कि उसमें से एक आदमी बामुश्किल अंदर दाखिल हो सके। वो गैबी चुड़ैल मकान के अंदर दाखिल होने से रोकना चाहता था और अंदर आकर स्वांग ने जल्दी से दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी। वो चारों सर जोड़कर बैठ गए और सोचने लगे कि इस गैबी चुड़ैल से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। गंडप ने कहा, मेरा ख्याल है हमें झाड़ियों में आग लगा देनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने सुन रखा है कि जहाँ आग हो वहाँ चुड़ैलें नहीं आया करती। स्वांग ने कहा, ठीक है, मगर अब वक्त गुजर गया है, हम इस मकान को तो आग नहीं लगा सकते। नाग बोला, अगर एक गैबी चुड़ैल हमारा पीछा कर रही है तो फिर क्या हुआ? हम हमेशा चार दीवारी के अंदर बैठकर सलाह मशवरा करेंगे, इस तरह से हमारा राज उस पर जाहिर नहीं होगा।
जब उसे पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या करना चाहते हैं तो फिर वो हमें क्या नुकसान पहुंचाएगी। अंबर बोला, नाग का ख्याल ठीक है, इसके सिवा हम कुछ और कर भी नहीं सकते। स्वांग ने कहा, मेरा इरादा कुछ और है, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि मैं किसी यहाँ के जादूगर से मिलूं और उससे इस गैबी चुड़ैल का कोई ऐसा तोड़ पूछूं जिससे ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अंबर और नाग होशियार हो गए। स्वांग ने गंडब से पूछा कि वहाँ कोई ऐसा जादूगर है जो जिन भूतों का तोड़ करना जानता हो। गंडब ने कहा कि वो एक जादूगर को जानता है। स्वांग ने कहा कि उसे अभी लेकर यहाँ आओ, मैं उस चुड़ैल से सबसे पहले छुटकारा हासिल करना चाहता हूँ। रात का खाना भी उन्होंने कोठली में ही बैठकर खाया। खाने के बाद गंडब चुपके से दरवाजे को जरा सा खोलकर जादूगर को बुलाने बाहर निकल गया। मारिया ने उन लोगों की बातें नहीं सुनी थी। अंबर और नाग को इतना वक्त नहीं मिला कि वो मारिया को खबरदार कर देते कि स्वांग जादूगर को बुला रहा है, इसलिए वो मकान के इर्द गिर्द मत आए। मारिया उस वक्त बड़े मज़े से मकान के सामने घोड़े पर सवार बैठी थी और सोच रही थी कि घोड़ा कौन सी खुफिया जगह पर बांधे ताकि वो रात मकान की छत पर आराम से बसर कर सके। उसने गंडब को कोठरी से बाहर निकल कर एक तरफ जाते देखा तो उसने सोचा कि वो किसी काम से जा रहा होगा। मारिया को क्या मालूम था कि वो इसे हलाक करवाने की साजिश पर अमल करने जा रहा है। बड़े इत्मीनान से घोड़े पर बैठी उसे देखती रही। गंडब नज़रों से ओझल हो गया तो उसने मकान के पीछे जाकर एक गिरी हुई पुरानी दीवार की ओट में घोड़े को बांधा और खुद मकान की छत पर चढ़ गई। यहाँ उसने कंबल बिछाया और लेटकर सोने की कोशिश करने लगी। आज अंबर और नाग ने उसे खाना नहीं पहुंचाया था, चुनाचे उसने एक दरख्त पर से अंजीरें तोड़कर खा ली थी और पेट की आग बुझा ली थी। मारिया मकान की छत के ऊपर कंबल बिछाए सो रही थी। उसका घोड़ा मकान के पिछवाड़े गिरी हुई दीवार की ओट में बंधा हुआ था। मकान के अंदर स्वांग, अंबर और नाग जादूगर की राह देख रहे थे और गंडब जादूगर को बुलाने गया हुआ था। स्वांग अंबर से कह रहा था, मैं इस दफ़ा इस गैबी चुड़ैल का हमेशा हमेशा के लिए काम तमाम कर दूंगा, वो आपके मेरे वार से बच नहीं सकेगी। जादूगर से ऐसा टोटका मालूम करूंगा कि उसका खात्मा हो जाएगा। अंबर ऊपर दिल से कह रहा था, क्यों नहीं स्वांग भाई, हमें उस बला से ज़रूर पीछा छुड़ाना चाहिए, ये तो हमारे लिए हमेशा का खतरा बनकर पीछे लग गई है। नाग ने भी कहा, काश ये अंधे कुएं में हलाक कर दी जाती तो आज हमें ये दिन देखना नसीब ना होता। स्वांग ने डट कर कहा, फिर क्या हुआ, मैं इस दफ़ा इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरा नाम भी स्वांग है। मैंने सारी उम्र मुर्दों की पूजा करते गुजारी है, मैं इन भूतों और चुड़ैलों से खूब वाकिफ हूँ। ज़रा मुझे जादूगर से मशवरा कर लेने दो, फिर देखना मैं इस गैबी चुड़ैल को कैसे तेगनी कर नाचना चाहता हूँ। नाग को दिल पर जबर करके स्वांग के मुँह से मारिया के खिलाफ बातें सुननी पड़ रही थी। उन दोनों के दिल में बस एक ही बात थी कि किसी तरह इनमें से कोई बाहर जाकर मारिया को तलाश करके सारी साजिश से खबरदार कर दे। मगर सवाल यह था कि बाहर जाकर मारिया को कौन आवाज़ें देकर बुलाए। अंबर और नाग में से किसी को मालूम नहीं था कि मारिया कहाँ है। मजबूरन वो खामोश होकर अपने अपने बिस्तरों पर बैठे स्वांग की बातें सुन रहे थे। इधर गंडब जादूगर के यहाँ पहुँच गया। यह जादूगर बड़ा मक्कार और खौफनाक आदमी था। उसकी आंखें सांप की तरह सुर्ख थीं, सारा जिस्म काला स्याह था, सर के बाल सांपों की तरह उसके कंधों पर झूल रहे थे। वो एक बिल्ली को कंधे पर बिठाया अपनी कोठरी में बैठा था। ताक में कि दिया चल रहा था। गंडब ने अंदर जाकर हाथ जोड़े और एक तरफ होकर बैठ गया। जादूगर ने पूछा, कहो गंडब, कैसे आना हुआ। गंडब ने कहा, महाराज, एक गैबी चुड़ैल के हाथों बड़ा तंग हूँ, वो किसी को दिखाई नहीं देती, मेरे घर में आकर मेरी भैंसों को हलाक कर जाती है, मेरा उसने बड़ा नुकसान किया है, अब कहती है कि मुझे खा जाएगी। मैंने उसे कहा कि मैं स्वामी जी जादूगर के पास तुम्हारा तोड़ लेने जा रहा हूँ, तो वो कड़क कर बोली, मैं उस स्वामी जादूगर को भी खा जाऊंगी। इस बात पर मक्कार जादूगर उछल पड़ा और नफरत से कड़क कर बोला, उस हरामखोर चुड़ैल की ये जुर्रत कि मेरे मुंह आए, मुझको खा जाने की गुस्ताखी करे। गंडब बोला, स्वामी जी महाराज, उस कमीनी चुड़ैल ने बिल्कुल ऐसे ही कहा है, मैं तो खुद उसकी गुस्ताखी से गुस्से में आ गया था, मगर महाराज मैं क्या कर सकता था, वो तो मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। जादूगर उठकर बोला, कहाँ है वो कमीनी चुड़ैल, चलो मुझे अपने घर ले चलो, मैं अभी उसे भून कर खा जाऊंगा। गंडब ने कहा, वो मेरे घर के आसपास मंडला रही है सरकार। जादूगर ने कड़क कर कहा, मैं अभी उसे जलाकर भस्म कर दूंगा, चलो मेरे साथ। चलिए महाराज। गंडब जादूगर स्वामी को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। बहुत जल्द जादूगर गंडब के मकान में आ गया। यहाँ स्वांग, अंबर और नाग पहले ही से बैठे थे। स्वांग ने उठकर जादूगर से हाथ मिलाया और उसे गैबी चुड़ैल के बारे में और ऐसी बातें बयान की कि जादूगर को ज्यादा ताव आ गया। स्वांग ने कहा, स्वामी जी, गैबी औरत तो किसी जादूगर को कुछ समझती ही नहीं, वो कहती है कि मैं इससे पहले कितने जादूगरों को मार चुकी हूँ, अब आप खुद गौर कर लें कि आपका किस किस्म की चुड़ैल से पाला पड़ा है। जादूगर ने गुस्से में कहा, स्वांग, ज्यादा बातें मत बनाओ, तुम अपनी आंखों से देख लोगे मैं कैसे उस नाबकार गैबी चुड़ैल को काबू करता हूँ, वो मेरे पंजे से निकलकर कहीं नहीं जा सकती। उसके बाद जादूगर ने अपने झोले में से एक मुर्दे की खोपड़ी निकाली, फिर कुछ हड्डियां बाहर रख दी, दरमियान में आग जलाकर खोपड़ी अपने हाथ में पकड़ ली और दूसरे हाथ में मंत्र पढ़कर आग में खाक डालने लगा। अंबर और नाग को बस एक ही फिक्र था कि कहीं सचमुच उसके जादू का असर मारिया पर न हो जाए, लेकिन ये उनका वहम था।
मारिया पर जिस जादूगर ने जादू किया था वो अफरासियाब का खास जादूगर था। उस पर अब सिवाय खुद अफरासियाब के किसी और जादूगर का असर नहीं हो सकता था। चुनाचे छत के नीचे जादूगर मंत्र पढ़ पढ़ कर खोपड़ी पर फूंकता रहा और छत के ऊपर मारिया बड़े आराम से सोई रही। स्वांग और गंडब बेचैन हो रहे थे कि जादूगर का असर क्यों नहीं हो रहा, मगर उनमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो उससे कुछ पूछ सकें। वो खामोशी से मगर बेचैनी से जादूगर को मंत्र पढ़ते देख रहे थे। उनके ख्याल के मुताबिक जादूगर को अब तक मालूम हो जाना चाहिए था कि गैबी चुड़ैल कहाँ है, मगर वहाँ कुछ भी जाहिर नहीं हो रहा था। फिर भी जादू जादू होता है। जादूगर के मंत्र पढ़ पढ़ कर फूंकने का असर इतना हुआ कि वो आग में राख की चुटकी फेंकते फेंकते अचानक रुक गया। स्वांग ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, गैबी चुड़ैल का कुछ पता चला? जादूगर ने लाल लाल आंखें घुमाकर कहा, मेरे जादू ने मुझे बताया कि वो गैबी चुड़ैल यहीं किसी जगह पर बैठी है, शायद सो रही है। गंडब ने जल्दी से कहा, महाराज, ये भी पता करें कि वो कहाँ है। बक बक बंद करो, मैं यही तो मालूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, बीच में मत बोलो, मुझे जादू करने दो। गंडब ने हाथ जोड़कर कहा, जो हुक्म महाराज। जादूगर ने दोबारा मंत्र पढ़ पढ़ कर फूंकने शुरू कर दिए। उसके जादू ने सिर्फ इतना असर किया कि जादूगर को बता दिया कि गैबी चुड़ैल कहीं बहुत करीब ही सो रही है, मगर कहाँ है, किस जगह पर है, ये उसका जादू बताने से बेबस था। जादूगर अंदर ही अंदर खुद भी परेशान हो गया, क्योंकि उसने बड़े बड़े लंबे दावे किए थे और लोगों के सामने बड़ी बड़ी डींगें मारी थी, मगर कुछ भी पता नहीं चल रहा था। आखिर उसने उठते हुए कहा कि गैबी चुड़ैल कहीं इसी जगह पर है। मेरी खोपड़ी कह रही है कि वो इसी कमरे में है या इस कमरे से बाहर किसी जगह लेटी हुई है। स्वांग ने कहा, महाराज, क्यों ना पहले उसका घोड़ा तलाश किया जाए, अगर घोड़ा मिल गया तो हमें उसके यहाँ होने का सबूत मिल जाएगा। जादूगर ने उसको झाड़ते हुए कहा, खामोश, बेवकूफ़ों जैसी बातें ना करो। घोड़े की तलाश करने के बजाय हम खुद गैबी चुड़ैल को ही क्यों ना तलाश करें। आओ मेरे साथ। अंबर और नाग भी साथ उठने लगे तो जादूगर ने चीख कर कहा, इतना मेला बनाकर मेरे साथ ना चलो। स्वांग और गंडब काफ़ी हैं, तुम लोग इसी जगह बैठे रहो, हम अभी गैबी चुड़ैल को पकड़ कर लाते हैं। वो तीनों कमरे से बाहर निकल गए। अंबर ने नाग से कहा, नाग भाई, कहीं ये कमबख्त मारिया को पकड़ ही न ले। नाग ने हाथ झटक कर कहा, अंबर भाई, कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। मारिया कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली और फिर उस पर किसी जादू का असर नहीं हो सकता। उस पर एक बहुत बड़े जादूगर का साया है, वो यूं ही किसी के काबू आने वाली नहीं, बल्कि मुझे तो खतरा है कि कहीं लोगों की मारिया के हाथों पिटाई ना हो जाए। अंबर ने कहा, अगर ऐसा हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। फिक्र ना करो, ऐसा ही होगा। मेरा दिल कह रहा है कि स्वांग वगैरह की मौत उन्हें घेर कर बाहर ले गई है। कोठली के अंदर ये बातें कर रहे थे और कोठली के बाहर रात के अंधेरे में मशल लिए हाथों में गंडाब और स्वांग जादूगर पीछे पीछे चल रहे थे। जादूगर के हाथ में जो खोपड़ी थी वो बार बार हिल जाती और जादूगर के बता देती कि गैबी चुड़ैल किसी जगह छुपी हुई है। जादूगर खोपड़ी लेकर छत पर जाने वाली सीढ़ी के पास आ गया। अचानक वहां पहुंचकर खोपड़ी उसके हाथ में जोर से हिली। जादूगर ने अपनी लाल लाल आंखें घुमाकर कहा, वो मारा, गैबी चुड़ैल यकीनन छत के ऊपर सो रही है। और वो सारे जादूगर समेत छत की सीढ़ियां ऊपर चढ़ने लगे। खुदा का करना क्या हुआ कि मारिया ने सोते में महसूस किया कि उसके इर्द गिर्द कुछ शोर सा पैदा हुआ है। उसकी आंख खुल गई, जैसे यूं लगा जैसे कोई शख्स सीढ़ियां ऊपर चढ़ रहा है। मारिया उठकर बैठ गई, फिर वो जल्दी से छत के एक तरफ हो गई। उसने देखा कि मशल की रोशनी में 3 आदमी सीढ़ियां चढ़ते ऊपर आ रहे हैं। जादूगर मुर्दे की खोपड़ी हाथ में पकड़े आगे आगे था। मारिया समझ गई कि उन लोगों को उसकी मौजूदगी का पता चल गया है और वो अब जादूगर को बुलाकर उससे मंत्र करवाकर पकड़ना चाहते हैं। मारिया होशियार हो गई। जादूगर की खोपड़ी कमाल कर रही थी। कमबख्त ऐसे चालाक मुर्दे की थी कि जिधर मारिया छुपी खड़ी थी वो उधर को ही मुंह करके हरकत कर रही थी। जादूगर ने अब एक नेज़ा हाथ में पकड़ लिया, फिर अचानक नेज़ा उसने हवा में मार दिया। वो नेज़ा मारिया के बिल्कुल करीब आकर छत पर गिर पड़ा। मारिया सहम कर परे हो गई। कमीने जादूगर को खोपड़ी ने बिल्कुल ठीक ठीक बता दिया था कि मारिया किस जगह पर खड़ी है। मारिया परेशान हो गई। अब उसके लिए ज़रूरी हो गया था कि अपना बचाव करे, वरना उसकी ज़िंदगी खतरे में थी। वो निहत्ती थी, उसके पास ना तलवार थी ना नेज़ा। वो फिर कैसे अपनी जान की हिफाजत करती। वो ज़मीन पर गिरा हुआ नेज़ा उठाने लगी तो जादूगर ने आगे बढ़कर नेज़ा उठा लिया। नेज़ा उठाकर वो खोपड़ी की तरफ देखने लगा। जिधर वो रुख करे उधर वो हमला कर दे। खोपड़ी उसी तरफ इशारा कर रही थी जिस तरफ मारिया सहमी छत पर खड़ी थी। हाथ में नेज़ा उठा हुआ था और उसकी सेध बिल्कुल मारिया की तरफ थी। जादूगर को मारिया नज़र तो नहीं आ रही थी, मगर खोपड़ी उसे ठीक ठीक बता रही थी कि मारिया किस तरफ है। चुनाचे वो उसी सिमत को नेज़े का रुख करके हमला करने ही वाला था कि मारिया को यकीन हो गया कि अगर अब उसने नेज़ा मारा तो उसके बाहर से बच न सकेगी। फिर वो क्या करेगी। अभी वो सोच ही रही थी कि जादूगर ने एक ज़ोरदार बड़क मारकर नेज़ा मारिया की तरफ ज़ोर से फेंक दिया। नेज़े की नोक मारिया के कुर्ते को फाड़ती हुई छत की ज़मीन में घुस गई। अब मारिया के लिए वक्त ज़ाया करना अपनी मौत को आवाज़ देने के बराबर था। उसने एक लम्हे के अंदर अंदर छत के कच्चे फर्श पर गड़ा हुआ नेज़ा खींचा और उसे हाथों में तोलकर पूरी कुव्वत से जादूगर के सीने का निशाना लेकर फेंक दिया। उसका ख्याल था कि जादूगर बच जाएगा, लेकिन खौफ के मारे और दहशत के मारे उसने जो निशाना लिया था वो ठीक निशाना साबित हुआ।
नेजा सीधा जादूगर के दिल में उतरकर जिस्म के आर पार हो गया। उसके साथ ही जादूगर के मुंह से एक भयानक चीख निकली और वो उलटकर दूसरी तरफ जा गिरा। गंडप और स्वांग पागलों की तरह जादूगर को देखने लगे, जो छत के फर्श पर खून में लथपथ पड़ा तड़प रहा था। वो खुद डर गए। उनका ख्याल था कि अब उनकी बारी है और गैबी चुड़ैल उनको भी हलाक कर देगी। जादूगर का अंजाम उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया था। वो अब वहां से भाग जाना चाहते थे। मारिया एक तरफ हटकर खड़ी उन दोनों को देखती रही। स्वांग ने सरगोशी में गंडप से कहा, जादूगर को नीचे ले चलो, खून ज्यादा बह गया तो वो जिंदा न बच सकेगा। गंडप ने झुक कर देखा कि स्वामी जादूगर की रूह अपना सारा काला इल्म लेकर इस दुनिया से कूच कर चुकी है। उसका जादू खुद उसकी अपनी जिंदगी बचाने में कोई काम न आया था। गंडप ने जादूगर के सीने पर कान रखकर कहा, स्वांग, ये तो बेचारा अगली दुनिया में चला गया। जादूगर इतनी आसानी से नहीं मरा करते, वो भी जिंदा होगा। नहीं भाई, तुम खुद देख लो। जादूगर के दिल की हरकत बंद हो चुकी है और एक बार दिल धड़कना बंद हो जाए तो फिर उसे दुनिया की कोई ताकत दोबारा जिंदा नहीं कर सकती। स्वांग ने कहा, भगवान के लिए नीचे चले चलो, यहाँ तो जादूगर के बाद हमारी जिंदगियां भी खतरे में हैं। वो गैबी चुड़ैल हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेगी, यहाँ से भाग चलो, आओ। और वो दोनों झुक झुक कर छत पर से गुजरकर सीढ़ियां उतरने लगे। आखिरी सीढ़ी पर मारिया हाथ में लकड़ी का डंडा लिए खड़ी थी। जो ही स्वांग और गंडप के करीब से गुजरने लगे तो मारिया ने जोर से डंडे का एक हाथ स्वांग के सर पर दे मारा। स्वांग चकरा कर गिर पड़ा और इस अरसे में अंबर और नाग भी कमरे से बाहर निकल चुके थे। क्या हुआ स्वांग भाई को? गंडप ने कहा। कुछ नहीं, यूं ही चकरा कर गिर पड़ा है, आओ इसे उठाकर अंदर ले चलते हैं। नाग ने पूछा, जादूगर कहाँ है? क्या उसने गैबी चुड़ैल को पकड़ा नहीं? गंडप बोला, जादूगर को गैबी ने उसी का नेजा मारकर कत्ल कर दिया। ऊपर छत पर उसकी लाश पड़ी है। हम लोगों की जानें भी खतरे में है, जल्दी से यहाँ से कोठली में भाग चलो। अंबर और नाग दिल में बड़े खुश हुए कि मारिया को मार डालने की नीयत से ले जाने वाले का काम खुद ही तमाम हो गया। मारिया ने यह काम बड़ी हिम्मत और जुर्रत का किया था, फिर भी वो वहाँ खुल्लम खुला खुशी का इजहार नहीं कर सकते थे। चुनाचे वो गंडप के साथ ही स्वांग को उठाकर कोठली के अंदर ले आए। मारिया ऊपर बड़े आराम से छत पर बैठी जादूगर की लाश को गौर से देखती रही। फिर वो उठकर सीढ़ियों से नीचे आई और सहन में एक तरफ खुश्क चारे के ढेर पर लेटकर आराम करने लगी। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। जादूगर की लाश ऊपर ही पड़ी थी। कोठली के अंदर स्वांग के मुंह पर पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाया गया। होश में आते ही उसने सहम कर कहा, गंडप तो खैरियत से है? हाँ स्वांग भाई, मैं खैरियत से हूँ। कमबख्त गैबी चुड़ैल ने आखिर अपना काम कर ही दिखाया। जादूगर बेचारे को हलाक कर दिया और तुम्हें डंडा मारकर बेहोश कर दिया, मगर कोई बात नहीं, मैं उससे गिन गिन कर बदले लूंगा। जादूगर की लाश अभी तक छत पर पड़ी हुई थी। मारिया को अगरचे बहुत नींद आ रही थी, मगर वो सहन में सूखे चारे के ढेर पर लेटी बड़ी चौकस थी और जाग रही थी। उसे शक था कि कहीं लोगों ने किसी दूसरे जादूगर को ना बुला लिया हो और दूसरे हमले की तैयारियां न कर रहे हो। गंडप ने कहा, मैं जादूगर की लाश को छत पर से नीचे लाकर किसी जगह दफन कर देना चाहता हूँ, नहीं तो ऐसा ना हो कि हम पर जादूगर के कत्ल का इल्जाम लग जाए। अंबर बोला, क्या ये जरूरी है? हाँ, बहुत जरूरी है। स्वांग ने कहा, मैं और तुम गंडप के साथ ऊपर जाते हैं और जादूगर की लाश को नीचे लाकर मकान के पिछवाड़े जमीन में दफन कर देते हैं। ये काम रात के अंधेरे में हो जाना चाहिए, नहीं तो दिन निकल आया तो फिर मुश्किल हो जाएगी और लोगों को पता चल जाएगा। अंबर, स्वांग और गंडप कमरे से निकलकर छत पर जादूगर की लाश लेने चले गए। मारिया ने मैदान साफ देखा तो कमरे के अंदर आ गई। अंदर नाग अकेला बैठा था। मारिया ने उससे पूछा कि ये जादूगर कब आया था? नाग ने कहा, मारिया बहन, हम अंदर बड़ी मुश्किल में फंसे हुए थे। स्वांग की वजह से हम बाहर नहीं निकल सकते थे। हमें यह भी नहीं मालूम था कि तुम कहाँ हो, नहीं तो किसी तरह तुम्हें जरूर खबरदार कर देते कि जादूगर यहाँ से आ रहा है, तुम किसी दूसरी जगह चली जाओ। हमें तो ये भी नहीं मालूम था कि तुम ऊपर छत पर आराम कर रही थी। मारिया ने कहा, मेरे लिए एक ही रास्ता रह गया था कि मैं जादूगर को हलाक कर दूं, वरना वो मुझे मार डालता। कमबख्त का जादू इतना सच्चा था कि उसे ये पता चल गया था कि मैं किस जगह खड़ी हूँ, और उसका दूसरा नेज़ा तो मेरी कमीज को फाड़ कर निकल गया। अगर मैं जरा परे न हटती तो अब तक मर चुकी होती। नाग बोला, तुमने बड़ा अच्छा किया जो इस मक्कार जादूगर को जहन्नुम में पहुंचा दिया। कमबख्त ने अपने जादू से न जाने अब तक कितने लोगों को तह किया होगा। सवाल यह है कि अब तुम कहाँ हो? मारिया ने कहा, मैं बाहर सूखे चारे के ढेर पर बैठी सुबह होने का इंतजार कर रही हूँ। ये लोग ऊपर क्या करने गए हैं? जादूगर की लाश को छत से उठाकर मकान के पिछवाड़े दफन कर देना चाहते हैं ताकि कोई सबूत बाकी न रहे। मारिया बोली, ठीक है, इस जादूगर का जमीन के अंदर चले जाना बेहतर है। मैं चारे के ढेर पर बैठी आराम कर रही हूँ। मेरा ख्याल है सुबह ये लोग यहाँ से चल पड़ेंगे। मेरा अपना ख्याल भी यही है। अगर कोई तब्दीली हुई तो मैं चारे के ढेर के पास आकर तुम्हें खबरदार कर दूंगा। मेरा ख्याल है वो लोग लाश उठाकर नीचे आ रहे हैं, मैं जाती हूँ। ये कहकर मारिया बाहर निकल गई। इतने में अंबर, स्वांग और गंडप ऊपर से जादूगर की लाश उठाए नीचे आ गए। उन्होंने लाश को चारे के ढेर के पास उसी जगह रख दिया जहाँ मारिया करीबी बैठी थी, मगर उसे कोई नहीं देख सकता था। स्वांग, यहाँ सहन में ही गड़ा खोद डालो, बेहतर है। स्वांग, अंबर और नाग ने सहन में गड़ा खोदना शुरू कर दिया। जब गड़ा तैयार हो गया तो उन्होंने जादूगर की लाश को उसमें डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी।
और चारा उठाकर ऊपर बिखेर दिया ताकि किसी को उसका शक न हो कि यहाँ किसी की लाश दफन है। इस काम से फारिग होकर गंडप ने कहा, जादूगर की मौत से मुझे बड़ा सदमा, मगर क्या किया जाए। इसकी मौत इसी तरह लिखी थी, लेकिन अब हमें होशियार रहने की ज़रूरत है क्योंकि गैबी चुड़ैल को खुली छुट्टी मिल गई है। हो सकता है वो यहाँ बैठी हमारी बातें सुन रही हो। नाग ने कहा, फिर तो हमें पिछले पैर खामोशी से यहाँ से कूच कर जाना चाहिए। स्वांग ने कहा, खामोश चुपके से अंदर आओ, ये बातें अंदर चलकर करेंगे, मगर खबरदार दरवाज़ा इस तरह खोलना कि हमारे सिवा कोई और अंदर दाखिल ना हो सके। गंडप ने जाकर कोठरी का दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और उसके दरमियान खड़ा हो गया। फिर उसने एक एक करके स्वांग, अंबर और नाग को अंदर दाखिल किया और आखिर में जल्दी से खुद भी अंदर दाखिल होकर फौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाजे पर कुंडी लगाकर वो बैठ गया। मेरी तजवीज़ ये है कि हम एक एक करके यहाँ से निकलें और शहर के अंदर वाली हवेली में पहुँच जाएं। गंडप की इस तजवीज़ पर स्वांग ने हामी भरते हुए कहा, बड़ी माकूल तजवीज़ है। हमारा यहाँ रहना ख़तरे से खाली नहीं। यहाँ गैबी चुड़ैल हर वक्त हमारी निगरानी करती रहेगी और हम वली शहजादे के कत्ल ना कर सकेंगे। शहर के अंदर वाली हवेली बड़ी छुपी हुई जगह पर है। गंडप ने कहा, मेरा ख्याल है कि अंबर और नाग को उस हवेली का पता नहीं। अंबर ने कहा, उस्ताद गंडप, हम तो नए नए जंगलों से आए हैं, हमें तुम्हारी शहर की अंदर वाली खुफिया हवेली के बारे में कुछ मालूम नहीं। तो फिर ऐसा करते हैं कि मैं अंबर को लेकर यहाँ से पहले निकलता हूँ और गंडप तुम नाग को लेकर मेरे पीछे पीछे आ जाना, मगर खबरदार इतना ख्याल रहे कि गैबी चुड़ैल को हमारा सुराग न मिले। अगर उसे इल्म हो गया तो वो हमारा पीछा करेगी। गंडप कहने लगा, तुम फिक्र न करो, मैं बड़ी होशियारी से नाग को लेकर चलूंगा। अब तुम पहले अंबर को लेकर यहाँ से निकल जाओ। हवेली के पिछले दरवाजे की चाबी दहलीज की ईंट उखाड़ कर निकाल लेना। स्वांग ने कहा, बहुत अच्छा, आओ अंबर भाई चलो। स्वांग ने अंबर को साथ लिया और बड़ी खामोशी से दरवाज़ा खोलकर सैन की दीवार के साथ साथ रेंग रेंग कर वो मकान से बाहर आ गया। यहाँ वो दोनों तालाब के किनारे किनारे से होकर शहर को जाने वाली कच्ची सड़क पर आ गए और फिर चुपके से शहर के अंदर दाखिल हो गए। गंडप की खुफिया हवेली शहर कहते के अंदर गुंजान मोहल्ले में थी। ये एक तंग और अंधेरी गली थी जिसके आखिर में हवेली का दरवाज़ा था। उसका पिछला दरवाज़ा एक दूसरी तंगो तारीक गली में था। स्वांग अंबर को लेकर हवेली के पिछले दरवाजे पर आ गया। उसने दहलीज की ईंट उखाड़कर नीचे से चाबी निकाली और दरवाज़ा खोलकर हवेली के अंदर दाखिल हो गया। यह हवेली बड़ी खस्ता हालत में थी। छतों से जाले लटक रहे थे, ज़मीन पर गर्द पड़ी थी। स्वांग अंबर को हवेली के अंदर एक तहखाने में ले गया जहाँ इस कदर अंधेरा था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। स्वांग ने शम्मा जलाकर ताक में रख दी। अंबर ने शम्मा की रोशनी में देखा कि तहखाने में 2-4 तख्त पोश बिछे थे। दीवारों पर नेज़े, तलवारें और तीर कमान लटक रहे थे। कोने में मिट्टी के बड़े बड़े मटकों में शायद चावल और अनाज भरा हुआ था। स्वांग ने कहा, ये जगह कैसी है अंबर? अंबर ने कहा, स्वांग भाई, पहले वाले मकान से तो ये जगह इस लिहाज से 1000 दर्जे बेहतर है कि यहाँ कम अज़ कम गैबी चुड़ैल तो हमको ना देख सकेगी। स्वांग ने कहा, मुझे यकीन है हमें चुड़ैल ने नहीं देखा होगा। अब उन लोगों को भी बड़ी होशियारी से यहाँ आना चाहिए। अगर उन्हें गैबी चुड़ैल ने देख लिया तो फिर हमारा यहाँ आना भी बेकार होगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अगर ऐसी वैसी बात हो गई तो मैं एक बार फिर गैबी चुड़ैल को हिलाक करने की कोशिश करूँगा और इस दफ़ा मेरे हाथ आ गई तो बच न सकेगी। अंबर ने कहा, अगर वो मेरे काबू में आ गई तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इधर गंडप भी नाग को लेकर अपनी तरफ से बड़ी होशियारी के साथ घर से बाहर निकल आया। उसका ख्याल था कि मारिया ने उसे नहीं देखा होगा, मगर उसने तो पहले स्वांग को जाते देख लिया और अब गंडप को भी नाग के साथ छुप छुप कर घर से निकलते देख लिया। उसने गंडप का पीछा करना शुरू कर दिया। घोड़ा उसने उसी जगह रहने दिया। अजीब इत्तेफाक था कि उसके घोड़े की किसी ने भी तलाशी नहीं की थी। गंडप नाग को लेकर शहर के गुंजानाबाद मोहल्ले की तंगो तारीक गली में हवेली के बाहर ले आया। मारिया भी उनके साथ साथ थी। गंडप नाग के साथ हवेली में दाखिल हो गया और उसने दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर लिया। इस मामले में गंडप कामयाब हो गया था कि उसने मारिया को हवेली के अंदर दाखिल होने की मोहलत नहीं दी थी। ये लोग तो हवेली के अंदर चले गए और अब मारिया बाहर अकेली रह गई। वो तंग सी गली में अकेली खड़ी थी। दिन निकल आया था और गली में सूरज की हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। भूख और प्यास ने उसे तंग कर रखा था। उसने सोचा कि वो कहाँ से थोड़ा बहुत खाना हासिल करे। उसे एक मकान से मछली तलने की खुशबू आई। वो उस मकान की ड्योढ़ी में आ गई। सहन के अंदर जाकर उसने देखा कि एक मोटा सा आदमी बड़े मज़े से चूल्हे के सामने बैठा मछली तल तल कर मट्टी की प्लेट में रख रहा है और साथ साथ खा भी रहा है। उसका नौकर सामने बैठा भूखी नज़रों से मछली को देख रहा था। मोटे ने मछली की थाली तपाई पर रख दी और खुद आलती पालती मारकर बैठ गया और तोंद पर हाथ फेर फेर कर मछली खाने लगा। नौकर बेचारे को बड़ी भूख लगी थी। मोटे ने नौकर को हुक्म दिया कि फ़ौरन मेरे पीछे आकर मेरे सर की मालिश कर। मैं मछली खाता जाता हूँ और तुम मालिश करते जाओ। नौकर ने कहा, सरकार, भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, अगर इजाज़त हो तो थोड़ी सी मछली मैं भी खा लूँ। मोटे ने कहा, खबरदार, जो फिर ऐसी बक बक की। तुम नौकर हो और मैं मालिक हूँ। मछली सिर्फ मैं खाऊंगा, तुम मेरा मुंह देखोगे और मेरी खिदमत करोगे। नौकर बोला, बहुत अच्छा सरकार।
और नौकर बेचारा भूखा ही उठा और मोटे मालिक के पीछे आकर उसके सर की मालिश करने लगा। मालिक बड़े मजे ले लेकर मछली चट कर रहा था और साथ साथ नौकर को भी डांटे जा रहा था। कमबख्त जरा हाथ जोर से लगा, हराम की क्यों खाता है। मारिया ने यह नक्शा देखा तो उसे मोटे मालिक पर सख्त गुस्सा आया कि कमबख्त ने किस कदर संगदिल आदमी है कि इसे जरा रहम नहीं आता। खुद पेट भरकर खा रहा है और अपने नौकर को भूखों मार रहा है। मारिया ने आगे बढ़कर चुपके से मछली से भरी हुई थाली मोटे के आगे से उठा ली। थाली को एकदम गायब होते देखकर मोटे की आंखें फटी की फटी रह गई। हाँ, मेरी मछली कहाँ गई? कौन ले गया मेरी मछली? अरे कमबख्त, थाली तुमने तो नहीं उठाई। नौकर भी हैरान होकर बोला, हजूर मैं तो दोनों हाथों से आपके सर पर मालिश कर रहा हूँ, भला मैं थाली उठाकर कहाँ ले जा सकता हूँ? मोटे ने कहा, अरे तो फिर कौन ले गया मेरी मछली की थाली? अभी अभी तो यहाँ पड़ी थी। कमबख्त को जमीन खा गई या आसमान ने निगल लिया? मारिया ने कोने में खड़े होकर मछली के 2-3 बड़े बड़े कतले खुद खाकर पेट की आग बुझाई और बाकी उसने नौकर के लिए रख लिए। अब सवाल ये था कि वह नौकर को मछली किस तरह खिलाए। उसकी एक तरकीब उसने सोची। मारिया ने आगे बढ़कर कुछ फासले पर से एक जोरदार मुक्का मोटे मालिक की फूली हुई तोंद पर मार दिया। मालिक बिलबिला उठा, अरे मार डाला जालिम, अरे ये कौन है? अरे कमबख्त तुम हो क्या? नौकर ने हाथ बांधकर कहा, मालिक मैं तो आपके पीछे खड़े होकर आपकी मालिश कर रहा हूँ, फिर मैं आगे से आकर आपके पेट पर मुक्का कैसे मार सकता हूँ? इतने में मारिया ने एक और मुक्का मोटे की तोंद पर जड़ दिया। अब तो वो बिलबिलाता हुआ उठकर खड़ा हो गया। मारिया ने पीछे से एक मुक्का मार दिया। वो भागने लगा। वो भाग रहा था और मारिया उसे मुक्के मार रही थी। फिर उसे सहन में एक तरफ झाड़ू पड़ा नजर आया। मारिया ने झाड़ू उठा लिया और धड़ाधड़ मोटे को पीटना शुरू कर दिया। वो बड़ा हैरान था कि ये कौन गैबी ताकत उसे मार रही है। आखिर मारिया ने करज कर कहा, मोटे यहाँ से कान खींच कर और जमीन पर लकीरें खींच कर भाग जा, नहीं तो मैं अभी तुम्हारे पेट को फाड़कर सारी मछलियां बाहर निकाल लूंगी। मोटा जमीन पर सजदे में गिर पड़ा। ऐ आसमानी देवी माफ कर दे, अभी लकीरें खींचता हूँ। मारिया ने कड़कते हुए कहा, कान भी खींच। मोटा बोला, अरे अरे कान खींचता हूँ देवी जी। मोटे का सारा बदन डर के मारे कांप रहा था। उसने पहले तो 5 मरतबा अपने कान खींचे और फिर जमीन पर नाक रगड़ रगड़ कर लकीरें खींचने लगा। कोई 50 लकीरें खींचने के बाद मारिया ने उसकी गर्दन पर मुक्का मारकर कहा, कैसी सूअर जैसी गर्दन बना रखी है तुमने खा खा कर, अब भाग जा यहाँ से, और खबरदार जो फिर इस घर में कदम रखा, अब इस घर में मेरा बसेरा होगा, जिन भूत रहा करेंगे। मोटा बोला, जाता हूँ माई बाप, जाता हूँ, आप बेशक मेरे घर में रहें, बेशक मेरे घर में रहें। इतना कहकर मोटा वहां से दुम दबाकर भाग गया। मारिया अब नौकर की तरफ मुतवज्जो हुई। वो बेचारा खौफ के मारे एक चारपाई के नीचे छुपा हुआ था। मारिया ने चारपाई के पास आकर कहा, बाहर निकल आओ, सिर्फ तुम्हें मछली खिलाने के लिए तो मैंने ये सब कुछ किया है। मुझसे घबराओ नहीं, मैं नेकी की देवी हूँ, लो मछली खाओ। मोटा बहुत डर गया था। वो गली में जाकर धड़ाम करके गिरा और बेहोश हो गया। लोग वहां जमा हो गए। गली में शोर मच गया कि अनाज का व्यापारी मोटा गली में बेहोश पड़ा है। शोर सुनकर गंडा भी बाहर आ गया, क्योंकि वो अभी इस मोहल्ले में रहता था। उसने पूछा, क्या बात है, क्या हुआ? एक आदमी ने बताया कि जनाब ये मोटा गिरते ही बेहोश हो गया था। गंडप ने पूछा, क्या वजह हुई? ये तो मालूम नहीं। आखिर बड़ी मुश्किल से मोटे को होश में लाया गया। उसने गंडप को देखते ही हाथ जोड़कर कहा, गंडप भाई मुझे उस भूतनी से बचाओ, वो मेरे मकान में आकर सारी मछली खा गई। उसने मुझे मुक्के भी मारे और झाड़ू मार मार कर घर से निकाल दिया। गंडप ने पूछा, अरे अहमक, कौन भूतनी तुम्हारे घर में आ गई? मोटा बोला, भाई कोई गैबी भूतनी आ गई है, कहती है यहाँ से निकल जा, अब तेरे घर में रहूंगी। गंडप तो गोया काम कर रह गया, तो गोया गैबी औरत उनका पीछा करती वहां भी आ गई। वो खामोश रहा और मोटे को दम दिलासा देकर वापस अपनी हवेली के तहखाने में आ गया। उसने आते ही स्वांग और अंबर वगैरह को सारे हालात से बाखबर कर दिया। वो कमबख्त चुड़ैल यहाँ भी आ गई है, अगर वो साथ वाले घर में आ गई है तो ज़रूर उसने हमारा यह घर भी देख लिया होगा। अंबर और ये नाक सुनकर बड़े खुश हुए कि मारिया वहाँ पहुँच गई है। ऊपर से उन्होंने भी परेशानी का इजहार किया और कहा, यह तो बड़ी बुरी बात हुई है। स्वांग ने कहा, मेरा ख्याल है कि अब इस मकान में काबू कर लेना चाहिए। ये मकान उसकी कब्र बना देनी चाहिए। कोई ऐसी साजिश करनी चाहिए कि वो इस मकान में फंस जाए और हम मकान को आग लगा दें। गंडप ने दांत पीसते हुए कहा, अब तो ऐसा ही करना पड़ेगा। इस दफ़ा तो उसकी मौत उसे इस मकान में खींच लाई है। तुम लोग खामोश रहो, मैं आज उसे मकान के अंदर बंद करके आग लगा देता हूँ। नाग ने कहा, तुम्हें हमारी मदद की ज़रूरत होगी। बिल्कुल नहीं, तुम खामोशी से यहाँ बैठे रहो, मैं सब कुछ खुद ही संभाल लूँगा। ये कहकर गंडप स्वांग और अंबर को हवेली के तहखाने में ही छोड़कर बाहर गली में निकल आया। सीधा उस मोटे के पास गया जो साथ वाले मकान के कमरे में लेटा हुआ था। गंडप ने उसे कहा, तुम फिक्र न करो, मैं आज से खुद तुम्हारे मकान में रहूँगा और उस गैबी चुड़ैल को ख़त्म करके ही दम लूँगा। लेकिन हो सकता है इस काम के लिए मुझे तुम्हारे मकान के किसी एक कमरे को आग लगानी पड़े। क्या तुम इस पर तैयार हो? मोटे ने हाथ जोड़कर कहा, अरे भाई, मेरे सारे मकान को चाहे आग लगा दो, मगर इस भूत की अम्मा को मेरे घर से निकाल दो। मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं मकान दोबारा बनवा लूँगा। बस अब तुम इत्मीनान से यहाँ लेटे रहो। ये कहकर गंडप मोटे के मकान में चला गया। वो एक कमरे में जाकर छुप गया। उस वक्त मारिया मकान की छत पर चढ़कर दूसरी गली में इस हवेली के
बड़े दरवाजे को देख रही थी जहां अंबर और नाग वगैरह रहते थे। गंडप हवेली के पिछले दरवाजे से निकला था। मारिया ने उसे ना तो मकान से निकलते देखा और ना ही मोटे मालिक के मकान में दाखिल होते हुए देखा। गंडप ने यहाँ भी वही तरकीब इस्तेमाल की जो स्वांग और अर्जंग ने मारिया को पकड़ने के लिए इस्तेमाल की थी। उसने अंदर से आटा लाकर उसकी हल्की हल्की तह सहन में कमरों के दरवाज़ों तक बिछा दी। उसका मकसद ये था गैबी चुड़ैल जिस कमरे में भी रात को या शाम को जाकर सोएगी उसे पाँव के निशानों से पता चल जाएगा। चाल बड़ी खतरनाक थी क्योंकि सहन में आटे की तह इतनी मामूली थी कि पता ही नहीं चलता था। इस काम से फारिग होकर गंडप एक कमरे की खिड़की में छुपकर बैठ गया। उस कमरे को उसने अंदर से बंद कर रखा था ताकि कहीं गैबी चुड़ैल अंदर आकर उसे देख न ले, क्योंकि अगरचे वो तो मारिया को नहीं देख सकता था मगर वो तो उसे देख सकती थी। मारिया काफ़ी देर मकान की छत पर इधर उधर चल फिर कर शहर के मकानों को देखती रही और नीचे गली में झांकती रही। फिर जब वो थक गई तो उस ख्याल से नीचे उतर आई कि मकान के किसी कमरे में चलकर आराम करे, क्योंकि वो भी रात भर जागते रहे थे और ज़रूर आराम कर रहे होंगे। उसे कोई खबर नहीं थी कि मकार गंडप उसकी टो में मकान की एक खिड़की के पीछे बैठा उसकी राह देख रहा है। मारिया छत पर से नीचे सीढ़ियाँ उतरने लगी। मकार गंडप खिड़की के साथ बैठा बाहर सैन में झांक रहा था। उसे यूं लगा जैसे मकान की सीढ़ियों से कोई उतर रहा है। वो चौकन्ना हो गया। मारिया के कदमों की आवाज़ उसने साफ तौर पर सुन ली। वो खिड़की की ओट में हो गया और चीते जैसी अयान आंखों से सीढ़ियों की तरफ देखने लगा। सीढ़ियों पर उसे मारिया उतरती तो नजर नहीं आई, अलबत्ता उसने ये देखा कि सैन में जो आटा बिखरा है उस पर किसी औरत के पाँव के हल्के हल्के निशान पड़ रहे हैं। वो दिल में खौफजदा भी हुआ और खुश भी। खौफ उसे इस बात से आया कि जो औरत नजर नहीं आ रही उसके पाँव के निशान सैन में पड़ रहे थे, और खुश इसलिए हुआ कि उसका काम बन गया और मारिया उसकी चाल में आ गई। मारिया बड़ी बेफिक्री से सैन में इधर उधर चल फिर कर कोई ऐसी जगह तलाश कर रही थी जहाँ वो लेट कर थोड़ी देर सो सके ताकि शाम को फिर ताज़ा दम होकर स्वांग वगैरह का पीछा कर सके। घर में सिवाय उसके और कोई भी नहीं था। नौकर मोटे मालिक के पास चला गया क्योंकि मालिक की खिदमत करना उसका फर्ज था। सारा घर वीरान था और मारिया अकेली वहाँ फिर रही थी। आखिर उसे कमरा पसंद आ गया। ये छोटा सा कमरा था जिसकी खिड़की में लोहे की सुलाखें लगी थी। ये खिड़की बाहर गली में खुलती थी। मारिया ने खिड़की को बंद कर दिया, कमरे के अंदर से कुंडी लगाई और आरामदेह बिस्तर पर लेटकर नींद का इंतजार करने लगी। दूसरी तरफ मकार गंडप ने अंदाजे से मालूम कर लिया कि मारिया किसी न किसी कमरे में चली गई है। अब वो सहन में नहीं, चुनाचे वो मकार लोमड़ी की तरह दबे पाँव कमरे से बाहर निकला और झुककर फर्श पर पाँव के निशान देखने लगा। मारिया के पाँव के निशान सारे सहन में बिखरे पड़े थे। आखिर में ये निशान साफ साफ एक कमरे की तरफ जाते नजर आ रहे थे। ये कमरा अंदर से बंद था और बाहर से उसकी कुंडी लगी नहीं थी। गंडप फौरन समझ गया कि गैबी चुड़ैल इसी कमरे में है। अब वो इंतज़ार नहीं कर सकता था। गैबी चुड़ैल पूरी तरह उसके पंजे में थी। अब सिर्फ इतनी सी बात थी कि वो लपक कर जाए और मकान के बाहर लोहे की सुलाख वाली कुंडी चढ़ा दे। इत्तेफाक से मारिया ऐसे कमरे में दाखिल हुई थी जो मोटे मालिक की ख्वाबगाह थी और जिसका दरवाज़ा बड़ा मजबूत था और उसके बाहर लोहे की बहुत ताकतवर कुंडी लगी थी। उस कुंडी को जाकर गिराना ही था, ये कोई मुश्किल बात नहीं थी। गंडप भागकर दरवाजे के पास पहुंचा और उसने लोहे की कुंडी लगाकर दरवाजे को भी बाहर से बंद कर दिया। मारिया अभी अंदर सोई नहीं थी। उसने बाहर किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनी तो फौरन बिस्तर पर से उठकर दरवाजे के पास आई। अब जो उसने दरवाजे को खोलना चाहा तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। एकदम उसे ख्याल आया कि दुश्मन गंडप ने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। उसने दरवाजे को ज़ोर से धक्का दिया मगर दरवाज़ा इतना मजबूत था कि टस से मस ना हुआ। वो लपक कर गली वाली खिड़की की तरफ आई। खिड़की का दरवाज़ा खोला तो वहाँ लोहे की मोटी मोटी सुलाखें लगी हुई थी। गोया मारिया इस कमरे में कैद होकर रह गई थी। वो चुपके से पलंग पर बैठ गई और सोचने लगी कि वहाँ से कैसे बाहर निकले। उधर गंडप ने स्वांग और अंबर वगैरह को जाकर बताने की ज़रूरत ही महसूस न की कि उसने गैबी औरत को कैद कर लिया है। वो सीधा मोटे आदमी के पास गया और बोला, सुनो, मैंने उस चुड़ैल को कब्जे में कर लिया है जिसने तुम्हारे मकान पर कब्जा कर रखा है। मुझे जैतून का तेल ला दो ताकि मैं उस कमरे में जलते हुए चीथड़े फेंक कर वहाँ आग और धुआं कर दूँ, जिससे चुड़ैल दम घुटकर फौरन मर जाएगी। मोटा उठकर बैठ गया। भाई, क्या चुड़ैल मर जाएगी इस तरह? हाँ, वो ज़रूर मर जाएगी, ये तुम नहीं जानते, ये मैं जानता हूँ। तुम ये बताओ कि जैतून का तेल कहाँ है? जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। मोटे ने खुश होकर कहा, मेरे नौकर को साथ ले लो, ये तुम्हें सब कुछ बता देगा और सारा काम भी खुद ही कर लेगा। बेशक मेरे सारे मकान को आग लगा दो मगर इस चुड़ैल की बच्ची को जिंदा नहीं छोड़ना, जिसने मेरी तोंद पर मुक्के और झाड़ू मार मार कर मुझे घर से निकाल दिया। तुम फिक्र न करो। गंडप नौकर को साथ लेकर मोटे के मकान में आ गया। जल्दी से जैतून के तेल का कुप्पा और पुराने कपड़ों के चीथड़े लाकर गली वाली खिड़की के पास ढेर कर दो, उसने नौकर से कहा। बहुत बेहतर सरकार। गंडप आग जलाने वाले पत्थर को लेकर गली वाली खिड़की की सुलाखों के पास जाकर खड़ा हो गया। मारिया ने देखा कि मकार गंडप सुलाखों से काफ़ी दूर खड़ा कमरे में मुस्कुराकर देख रहा है। फिर बोला, ए गैबी चुड़ैल, तू अर्जंग के हाथों बच गई। तूने अर्जंग को हलाक कर दिया मगर अब मेरे हाथों न बच सकेगी। अब तेरी मौत तेरे सर पर आ गई है। मैं इस कमरे को आग लगा रहा हूँ और तू इस कमरे में
आग में जल भुनकर कबाब बन जाएगी। मैं जानता हूँ कि तू यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतने में नौकर ने जैतून के तेल के कुप्पे लाकर गंडब के पास रख दिए। मारिया को बड़ा अफसोस हुआ कि जिस नौकर पर उसने तरस खाकर ये सारी बक बक मोल ली थी, वो भी उसकी मौत के सामान में गंडब का हाथ बटा रहा था। गंडब ने नौकर से कहा, भागकर अंदर से और चीथड़े ले आओ। बहुत बेहतर हुजूर। नौकर गली वाले दरवाजे में से होकर मकान के अंदर आ गया और गंडब गली में खिड़की के नीचे बैठा जैतून के तेल में चीथड़े भिगो कर पास रखता गया। फिर उसने एक चीथड़े को आग लगाई और बांस की मदद से उसे सलाखों में से खिड़की के अंदर फेंक दिया। मारिया परे हट गई। आग में लिपटा हुआ चीथड़ा पलंग पर गिरा और फौरन उसने अंदर आग लगा दी। मारिया का धुएं और आग में दम घुटने लगा। वो खांसने लगी और बेहाल सी हो गई। इतने में कमरे में और आग में भड़कते चीथड़े खिड़की के रास्ते अंदर आने लगे। देखते ही देखते कमरे में आग चारों तरफ फैल गई। मारिया पीछे हटती दरवाजे के साथ आन लगी। गली में गंडब के कहकहे गूंज रहे थे और मारिया का दम कमरे में घुट रहा था। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपनी कीमती राय से नीचे कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिए और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।